हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में जो भी चीज़ें हमने पढ़ा था उसमें से क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं जो कि आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, उसका मैंने एक शॉर्ट नोट बना दिया है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मेरी आपको सलाह ये है कि पहले तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ आप अपना खुद का नोट बनाते चलें। यदि आप अपना खुद का नोट नहीं बनाना चाहते तो आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। दूसरा पॉइंट है, हिंदी को भारत के संविधान के भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343 फर्स्ट के अनुसार भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि राजभाषा क्या होती है। तो आइए मैं आपको थोड़ा राजभाषा के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसका आंसर है कि राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश की राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। मतलब कि किसी भी देश के ऑफिस वर्क को यूज करने के लिए जो भी भाषा प्रयोग की जाती है उसको राजभाषा कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पे आपका चीनी है और दूसरे स्थान पे आपकी अंग्रेजी है और तीसरे स्थान पे आपकी हिंदी भाषा है। तो यहाँ पे दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है, तो उसका जवाब है चीनी। आपसे दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदी बोली जाने वाली भाषाओं में किस स्थान पर है, तो उसका जवाब है कि तीसरे स्थान पर है। अब चौथा पॉइंट है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो स्टूडेंट्स, हर भाषा को लिखने के लिए एक लिपि का प्रयोग होता है। ठीक उसी तरह से हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, पांचवा पॉइंट है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा जिसे नागरी कहा जाता था उससे हुआ है। तो अगर चौथा और पांचवा पॉइंट को मैं मिला के बताऊं तो यही है कि हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। अब स्टूडेंट्स, छठवां पॉइंट है कि हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां कौन कौन सी हैं, उसको अगर आपको डाउट हो रहा है तो फिर से पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। अब सातवां पॉइंट है, हिंदी भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है। तो 10 राज्य कौन से हैं उसको भी मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखते हैं आठवां पॉइंट। आठवां पॉइंट में हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 39 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं, 1 अनुस्वार है और 1 विसर्ग है। ये सभी मिला करके आपके 52 हो जाएंगे। यहाँ से आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा कि हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं, तो उसका जवाब होगा कि 52। आपसे पूछा जाएगा कि कुल कितने व्यंजन हैं, तो 39 हैं। कितने स्वर होते हैं, तो 11 होते हैं। कितने अनुस्वार होते हैं, तो 1 होता है। कितने विसर्ग होते हैं, तो वो भी 1 होता है। अब दोस्तों, आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि अनुस्वार क्या होता है। यहाँ पे
तो आपने देखा होगा कभी कहीं पे लिखा जाता है, मान लीजिए लिखा है शांत, तो शांत के लिए इस तरह से लिख के ऊपर एक बिंदी बना दिया जाता है, ठीक है। इसी बिंदी को हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। अब विसर्ग क्या होता है थोड़ा उसको देख लेते हैं। जैसे आपने कहीं पे देखा होगा लिखा जाता है प्रातः, तो प्रातः प्रात लिख करके और दो बिंदु यहाँ पे दिया जाता है, तो के बाद दो बिंदु दिया जाता है, इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम लोग विसर्ग बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स 9वां पॉइंट देखते हैं। 9वां पॉइंट है कि स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण निम्नवत है। पहला है कंठ्य। कंठ्य को कंठ भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क ख ग घ अंग, ये जो 5 आते हैं क ख ग घ अंग, इनको हम क वर्ग भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि तालव्य। तालव्य को हम लोग तालु भी बोलते हैं। इसमें आते हैं च छ ज झ इयाँ, ये जो च छ ज झ इयाँ हैं इनको हम लोग च वर्ग भी बोलते हैं। अगला आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य को हम लोग मूर्धा भी बोलते हैं। मूर्धा के अंतर्गत आते हैं ट ठ ड ढ अड़, इन पांचों को हम लोग ट वर्ग भी बोलते हैं। अगला है आपका दंत। दंत को हम लोग दंत भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं त थ द ध न, ये आपके त वर्ग, इनको भी त वर्ग भी बोला जाता है। उसका अगला आता है आपका ओष्ठ। ओष्ठ को हम लोग ओठ भी या होठ भी बोलते हैं, जो जिसके अंतर्गत प फ ब भ और म आते हैं। इन पांचों को हम लोग प वर्ग भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स जो भी हमने पढ़ा है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ, इनके अंतर्गत कुछ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ण हैं, ये एक्चुअल में क्या हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कंठ के अंतर्गत क ख ग घ अंग आ रहे हैं, तो ये जो वर्ण है क ख ग घ अंग, इनका जो उच्चारण है वो कंठ से होता है। ठीक इसी तरह से जो तालु है जिसके अंतर्गत च छ ज झ इयाँ आ रहे हैं, इनका जो उच्चारण है वो तालु से होता है। तो आइए ये जो हमने देखा है उच्चारण स्थान, इसको थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं, तो ज़्यादा आपको आसानी से और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग कंठ बोलते हैं। इसी स्थान से आपके क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, जैसे क ख ग घ अंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं क वर्ग, क ख ग घ अंग जो भी वर्ण हैं उनका उच्चारण यहीं पे होता है, इसलिए इसको हम कंठ से क वर्ग का उच्चारण स्थान बताते हैं। अब उसमें दूसरा था तालु। तो तालु आप देख सकते हैं यहाँ पे है, इस स्थान पे आपका तालु है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका जहाँ पे जीभ चिपका हुआ है लगभग वो वाला स्थान आपका तालु है। तो इस तालु के स्थान से आपके च वर्ग के जो भी वर्ण हैं, जैसे च छ ज झ इयाँ, इनका उच्चारण इस तालु से होता है। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि च वर्ग जो लिखा हुआ है उसके साथ ई, बड़ी ई, य और स भी लिखा हुआ है, तो इनका भी उच्चारण मतलब ई, बड़ी ई, य और स का उच्चारण भी तालु से ही होता है। उसका अगला था आपका मूर्धा। तो ये मूर्धा है आपका यहाँ पे, ठीक है, मूर्धा ये वाला पॉइंट है। यहाँ से जो उच्चारण होते हैं वर्ण वो होते हैं ट वर्ग के। तो ट वर्ग में आपका क्या था, ट ठ ड ढ और अड़। तो ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उसके साथ ही साथ री और स, इनका भी उच्चारण आपका मूर्धा से होता है। अब उसके अगला है दंत। दंत आप देख सकते हैं कि आपको पता ही है दंत यहाँ पे है। तो दंत से जो भी वर्ण आपके उच्चारित होते हैं वो हैं त वर्ग के, यानी कि त थ द ध न। जब आप त थ द ध न का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो दंत और जीभ आपस में टकराते हैं, इसलिए इनको दंत से, इनका उच्चारण स्थान दंत माना गया है। तो त वर्ग में जो भी वर्ण हैं उनका उच्चारण आपका दंत से है।
दंत में आपका स भी है, ये सिंग वाला स भी है और ल भी होता है। उच्चारण स्थान के आधार पे अगला जो है वो है आपका ओष्ठ, यानी कि आपके होठ। तो होठ आपको पता ही है, ये वाला पॉइंट होठ है। होठ में आते हैं आपके प वर्ग के जितने भी हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। ये क्या होता है कि जब भी आप प, फ, ब, भ, म बोलते हैं तो आपके दोनों होठ आपस में टकराते हैं, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओठ मान लिया गया, ओष्ठ मान लिया गया है। ठीक है। ओष्ठ में आपके प वर्ग के साथ साथ आप देख सकते हैं कि उ और बड़ा उ, इनका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ से ही है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि पिक्चर के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, ओष्ठ तक तो हम लोग समझ चुके हैं। अब छठवां है अंतस्थ। तो अंतस्थ में आपके आते हैं य, र, ल और व। उसका स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट है वो है आपके ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं आपका सलजम वाला स, षटकोण वाला स, सिंग वाला स और ह। ये चारों आते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इनको ऊष्म व्यंजन क्यों बोला जाता है। ऐसा देखा गया है कि जब इन चारों वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो जो भी हमारा ध्वनि उत्पादक तंत्र है उसमें घर्षण होता है और वहाँ से ऊष्मा पैदा होती है, एक गर्माहट पैदा होती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। इन चारों वर्णों को जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। अब अगला पॉइंट है आपके संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में आते हैं आपके कछ, त्र, अज्ञा और स्र। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है। देखिए, संयुक्त का मतलब होता है दो चीज़ों को मिलाकर के बनाना। अब यहाँ पे जो भी संयुक्त के अंतर्गत वर्ण आ रहे हैं, जैसे कि कछ है, त्र है, अज्ञा है और स्र है, ये दो वर्णों से मिल करके बना हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि जो कछ है वो क में हलंत और स, षटकोण वाला स, इन दोनों से मिल करके बना है। अब स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा डाउट होगा, आपने क तो पढ़ा होगा लेकिन क में हलंत का क्या मतलब होता है। तो देखिए, अगर कहीं पे क लिखा है तो इसका मतलब कि वो पूरा क है, लेकिन अगर उसी क में आपका हलंत लग जाता है तो उसको हम आधा क मान लेते हैं। ठीक इसी तरह से जो आपका त्र है, त्र भी त में हलंत और र, इन दोनों से मिल करके बना हुआ है। जो ज्ञ है ये ज में हलंत और ञ, इन दोनों से मिल करके बना है। और जो आपका स्र है ये सलजम वाला स में हलंत और र, इन दोनों से मिल करके आपका बना हुआ है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। अगला पॉइंट है द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन में आपके आते हैं अड़ और ढ, इनको हम द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने समझ लिया कि जो 39 व्यंजन आपके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये सभी हमने इनका डिटेल में समझ लिया है। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि 11 स्वर होते हैं, तो आइए देख लेते हैं कि वो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 10वां पॉइंट है वो स्वर का है। तो स्वर आपके 11 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, ये आपका अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये टोटल मिलाकर के आपके 11 स्वर होते हैं। अगला पॉइंट है 11वां अनुस्वार। तो अनुस्वार के अंतर्गत आता है आपका अंग। अगला है विसर्ग। विसर्ग के अंतर्गत आपका आता है अह। अब अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है उसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। चलिए एक बार जल्दी से मैं आपको अनुस्वार और विसर्ग को रिपीट करके समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे आप कहीं पे लिखते हैं प्रांत, तो प्रात आप लिखते हैं और नौ के लिए इसके ऊपर एक बिंदी दे देते हैं, इसी बिंदी को हम लोग बोलते हैं आपका अनुस्वार। ठीक है,
फिर स्टूडेंट्स हम कहीं पे लिखते हैं प्रात, प्रातः अगर लिखना है तो लिखते हैं प्रात, और इस त के बाद 2 बिंदु यहाँ पे लगा देते हैं। इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम लोग विसर्ग बोलते हैं, जिसको अह हम लोग बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपने अपना खुद का नोट बना लिया होगा, चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आप खुद का नोट नहीं बनाना चाहते तो मैं इस वीडियो में जो नोट से आपको पढ़ाया हूँ उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इससे अगली वीडियो में अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उससे क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, ताकि आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जा कर के आप उस क्वेश्चन आंसर की वीडियो को देख के आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और वीडियो पे अपना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।